शमशान घाट में लोगों की काफी भीड़ नजर आ रही थी। सभी गुमसुम से खड़े थे। बीच में रखी हुई उस चीता को अधेड़ उम्र के आदमी ने अग्नि दी और फूट फूट कर रोते हुए नीचे बैठ गया। यार, नेहा को खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ यार, स्टाफ में सबसे खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत लड़की अपनी जान दे दे तो अच्छा नहीं लगता यार। उस मरी हुई लड़की के साथ काम करने वाले आपस में बातें कर रहे थे। सामने धू धू करके चिता जल रही थी। 4 दिन बाद रात के करीब 10 बज चुके थे। निखिल एक पुराने कुएं की जर्जर हुई दीवार के ऊपर खड़ा था। किसी को मोबाइल से वीडियो कॉल करते हुए निखिल ने एक नजर उस गहरे कुएं में डाली। कुएं के अंदर का पानी बहुत नीचे स्तर पर होने के कारण रात के सन्नाटे में कुआं कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। कॉल रिसीव हुआ। रिया, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुमने मेरे प्यार को ठुकराया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। देखो देखो इस गहरे कुएं को। अगर तुमने अभी भी मेरे प्यार को ना कहा ना तो कल मेरी लाश इसी कुएं में मिलेगी। यही बताने के लिए कॉल किया था। बोलते हुए उसने अपने मोबाइल का कैमरा उस कुएं की तरफ किया। रिया मोबाइल पर उस कुएं को देखकर थोड़ी घबराई। निखिल, ये वही जगह है ना जहाँ हमारी दोस्त नेहा ने खुदकुशी की थी? बिल्कुल सही पहचाना, निखिल ने कॉन्फिडेंस से कहा। यार निखिल, सिर्फ 4 दिन हुए हैं हमें बात करते। कोई बात नहीं, मेरे जाने के बाद इत्मीनान से सोचते रहना। वैसे पानी कम है, डूबने से नहीं मरा तो कुएं के अंदर उस पानी में जो काले जहरीले सांप है और बिच्छू है, उनके काटने से पक्का मौत हो जाएगी मेरी। आई लव यू रिया। और फोन कट कर दिया। कुएं की दीवार पर बैठकर वो रिया के फोन का इंतजार करने लगा। उसे पता था रिया जरूर फोन करेगी। थोड़ा मुस्कुराते हुए उसने आसमान में चमकते चांद को देखकर कहा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं। और तभी मोबाइल की रिंग सुनाई देने लगी। 2 रिंग के बाद उसने फोन रिसीव किया। रिया ने हाँ कह दी। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, मानो निखिल जैसे खुशी से पागल हो गया। कुछ देर रिया से बातें करने के बाद उसने मोबाइल पॉकेट में रखा ही था कि तभी एक औरत के हंसने की हल्की सी आवाज उसके कानों पर पड़ी। वो हैरानी से अपने आजू बाजू देखने लगा, पर एक गहरा सन्नाटा जैसे चारों ओर फैला था। कुएं के आसपास की जमीन पर घुटनों तक लंबी हरी घास और छोटी मोटी झाड़ियां थी, जिसमें कहीं जहरीले सांप बिच्छू जैसे जीव थे। कुएं के पास ही एक इमली का पेड़ था, जिसकी टहनियां चारों ओर फैली थी, जिसमें से एक टहनी कुएं के ऊपर आई थी। आसमान में थोड़ी ऊपर आया पूनम का चांद बादलों के पीछे धीरे धीरे छुपने लगा। वैसे उसके दिल में बसा एक अजीब सा डर उसके चेहरे पे छलकने लगा। झट से उसके दिल में एक ख्याल आया, शहर के पास खाली पड़ी इस जगह में तो दिन में भी कोई आता जाता नहीं है। वैसे इतनी रात में भी किसी औरत की आवाज, शायद मेरा वहम होगा। उसने अपने दिल को समझाया ही था कि तभी दोबारा वही आवाज उसके कानों पर पड़ी और इस बार उसने हर एक शब्द साफ साफ सुना। एक औरत की खौफनाक आवाज, आ जाओ, मैं तुम्हारी आत्मा को नर्क के काले गहरे अंधेरे में पहुंचाती हूँ। वो हल्की पर खौफनाक आवाज सुनकर मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन सड़क गई। वो तो जान देने का दिखावा करने आया था, पर उस औरत की आवाज सुनकर उसकी जान जैसे गले में अटक गई, क्योंकि वो डरावनी आवाज उसी कुएं के काले घने और गहरे अंधेरे से आ रही थी। उसकी निगाहें कुएं के भीतर गड़ी थी। तभी कुएं के गहरे काले पानी में थोड़ी हलचल होती नजर आई, मानो जैसे कोई धीरे धीरे कुएं की दीवार पर चढ़कर घिसटते हुए ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। वो खौफनाक आवाज सुनकर वो कुएं की उस छोटी सी दीवार पर से झट से नीचे उतरा और दोबारा से वही गूंजती हुई आवाज कुएं के भीतर से आने लगी। आ जाओ, मैं तुम्हारी आत्मा को नर्क के काले गहरे अंधेरे में पहुंचाती हूँ। इस आवाज के बाद उस औरत की खौफनाक हंसी से निखिल का दिल ही बैठ गया। डर के मारे वही एक कदम पीछे सरकने लगा, पर उसने अपनी डरी सहमी नजरें उसी कुएं की चौतरफा बनी छोटी सी दीवार पर गड़ाए रखी थी, पर वो हंसने की आवाज लगातार आ रही थी।
उसे पलके झपकाने में भी डर लग रहा था। अगले ही पल उसने देखा कि कोई उसी कुएं की छोटी दीवार की दूसरी तरफ से झांक रहा है। शायद एक औरत जिसके सर के काले बाल साफ दिखाई दे रहे थे, सफेद माथे पर गहरा लाल कुमकुम का टीका और लाल अंगारों की तरह डरावनी आंखें। उस औरत का आधा अधूरा चेहरा देखकर उसकी रूह तक कांप गई। धड़कन इतनी तेज हो गई कि जैसे सीना फाड़ कर दिल बाहर निकल जाए, इस तरह से धड़क रहा था। डर के मारे धीरे धीरे पीछे सरकते हुए एक पत्थर से पैर फिसला और वो जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसकी दहशत भरी नजर कुएं से झांकती उस औरत को देख रही थी। वो नजारा देख निखिल जैसे तैसे गिरते पड़ते वहां से भागने लगा। जितना तेज हो सके, जितनी ताकत से हो सके और जितनी दूर हो सके वो भागने लगा। पीछे से उस औरत की चीखती हुई आवाज और हंसी धीरे धीरे कम होने लगी। लगातार तेज दौड़ने की वजह से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। हाँफते हुए अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखकर सांस लेने लगा। अब उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। आवाज थी तो रात के कीड़ों की। सांस थोड़ी सामान्य होते ही उसने पीछे देखा और वो नजारा देखकर जैसे दिमाग फटने लगा हो, क्योंकि वह उसी कुएं के चौतरफा बनी छोटी सी दीवार पर ही खड़ा था। और एक सफेद साड़ी पहनी औरत उसी कुएं के ऊपर से निकली इमली की पेड़ की एक टहनी पर अपने पैर झुलाते बैठी थी। उस औरत का मुंह दूसरी तरफ था। उसके काले घने बाल लंबे पीठ से होते हुए नीचे कुएं की तरफ पहुंचे थे, पर उन बालों से कोई लटक रहा था, जैसे वे बाल किसी की गर्दन में फंदे की तरह फंसे थे। डर भरी नजरों से वो देखने की कोशिश कर रहा था, पर कुएं के भीतर अंधेरा होने के कारण कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। निखिल की नजर दोबारा उस औरत पर पड़ गई। हवा के हल्के झोंके से उड़ता हुआ उसकी सफेद साड़ी का पल्लू आसमान में काफी दूर तक जा रहा था। यह डरावना दृश्य देखकर निखिल की जैसी बोलती ही बंद हो गई। अपने हाथों के लंबे नाखूनों से पेड़ की टहनी को हल्के हल्के कुरेदते हुए बोली, अब तुम्हारी मौत तक मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। और एक डरावनी हंसी जैसे उसके कानों में लगातार गूंजने लगी, जिससे उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगा। उसने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए, पर डर के मारे वह वहीं बेहोश हो गया। होश आया तो सुबह हो चुकी थी। उसका सर काफी दर्द कर रहा था। वो सपना था या सच में सब कुछ हुआ था? सोचते हुए उसने अपनी बाइक निकाली और घर के लिए निकला। देर रात तक बाहर रहने की निखिल की आदत से घर वाले वाकिफ थे। निखिल फ्रेश होकर ऑफिस पहुंच चुका था। कल रात घटी वो डरावनी घटना को सपना समझकर वो कब का भूल चुका था। सबसे हंसी मजाक करते हुए वो ऑफिस में आया। उसके साथ ही अपने अपने कुर्सी पर बैठे काम में मगन थे। तभी उसकी नजर कंप्यूटर के सामने बैठी रिया पर पड़ी। रिया के पास एक कुर्सी पर बैठकर वो बोला, चलो रिया, एक बार आई लव यू बोलो। निखिल, सब देख रहे हैं। एक बार प्लीज। रिया के पास और कोई चारा ना था। वह उसके कानों के पास आई और धीरे से बोली, आ जाओ, मैं तुम्हारी आत्मा को नर्क के काले गहरे अंधेरे में पहुंचाती हूँ। वही डरावनी आवाज उसके कानों में गूंज उठी और निखिल की रूह कांप गई। उसने झट से रिया की ओर देखा तो वह रिया नहीं बल्कि वही औरत थी जो कल रात उसे कुएं के पास दिखाई दी थी। उसे देखकर निखिल की आंखें फटी की फटी रह गई। वो गिरता पड़ता अपनी कैबिन के अंदर घुस गया। निखिल का ये बर्ताव देखकर पूरा स्टाफ हैरान हो गया, पर सबसे ज्यादा हैरानी तो रिया को हो गई थी। जो कल तक मेरी एक हाँ के लिए मर रहा था, वही आज मुझे देखकर डर रहा है। इस बात को आज हफ्ता बीत चुका था, पर निखिल के दिमाग को वो सारी बातें दिमाग की तरह कुदेर रही थी। ना उसका काम में मन लग रहा था, ना घर में। निखिल का यह पूरा बदला रूप देखकर
घर वाले भी थोड़े परेशान थे। जो निखिल दोस्तों के साथ देर रात तक मस्ती करता था, वो निखिल आज 6 बजे ऑफिस छूटते ही आधे घंटे के अंदर घर आ जाता है और उसकी तबीयत भी दिन ब दिन खराब हो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काफी दिनों से रात को सोया नहीं था। थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। ना किसी से ठीक तरह से बातें करता, ना किसी के सवाल का जवाब देता। बस उदासी भरी चेहरे से और खौफनाक भरी नजरों से वो अपने ही ख्यालों में खोया रहता। पर उसकी यह बात उसके घर वालों की नजर से कहाँ छूटने वाली थी। सुबह नाश्ता करने के लिए निखिल अपनी कुर्सी पर बैठ गया। सामने बैठे पापा ने पूछा, निखिल बेटा, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? अगर तुम्हें ये नौकरी नहीं करनी तो कोई बात नहीं बेटा। पापा की बात सुनकर निखिल एकदम शांति से बोला, पापा, नरक ज्यादा खौफनाक होता है क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? माँ की आवाज में अपने बेटे के लिए दर्द झलक रहा था। निखिल की खामोश नजर चाय के कप पर टिकी थी। चाय का रंग जैसे काला गहरा दिखाई देने लगा और दूसरे ही पल कप की जगह वही कुआं और कुएं के भीतर से घूरती हुई वो लाल आंखें। डर के मारे निखिल ने चाय के कप पर जोर से हाथ दे मारा और झट से खड़ा हो गया। निखिल, क्या हुआ? माँ, वो मुझे लगा कॉकरोच है। बोलते हुए उसने अपनी ऑफिस बैग उठाई और घर से ऑफिस के लिए निकला। पर माँ और पापा को उसका यह हरकत काफी अजीब लगा। 2 दिन बाद, निखिल, आज हम जरा बाहर जा रहे हैं, कल शाम तक लौटेंगे। और वैसे भी आज तो तुम्हारी छुट्टी है, अपने दोस्तों को बुलाकर खूब मजे करो। माँ और पापा कार लेकर किसी काम के सिलसिले में चले गए। आज निखिल घर में अकेला था, पर उसने अपने किसी भी दोस्त को नहीं बुलाया। माँ और पापा एक वीरान से मठ में किसी तांत्रिक से मिलने गए थे। जमीन पर होम हवन शुरू था। जलती हुई आग के सामने तांत्रिक अपनी दोनों आंख बंद करके बैठा था। माँ और पापा तांत्रिक के सामने हाथ जोड़कर बैठे और चिंता भरी नजरों से उसकी ओर देख रहे थे। आंखें खोलते हुए तांत्रिक ने दोनों की ओर देखा और अपनी करारी आवाज में कहा, आपने बहुत देर कर दी। तांत्रिक की बातें सुनकर माँ को जैसे रोना आ गया। वो तांत्रिक के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। ऐसा मत बोलिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को बचाइए। माँ की दर्द भरी आवाज सुनकर तांत्रिक शांति से हवन की आग को देखने लगा। माँ और पापा दोनों कार में बैठकर वहां से घर के लिए निकले। उन्हें अपने बेटे निखिल को बचाना था। जंगल के रास्ते सुनसान सड़क पर उनकी कार तेजी से चल रही थी। माँ हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, ईश्वर मेरे बेटे को बचाए। ड्राइविंग करते हुए पापा ने निखिल को फोन किया, पर फोन नहीं उठा रहा था। उसी रात निखिल अपने रूम के अंदर बेड पर बैठा हुआ था। रात के करीब 9:30 बज चुके थे। अपना बदन सिमट कर बेड के एक कोने में बैठा निखिल सामने वाली दीवार पर टंगी घड़ी के पल पल आगे बढ़ते कांटे पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। समय बीतने की वो आवाज या आने वाले समय की आवाज। देखते देखते 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, पर निखिल वैसे ही अपनी नजरें उस घड़ी के कांटे पर गड़ाए बैठा था। अब रात के 12:30 बज चुके थे। काफी देर से छाए उस गहरे खौफ भरे सन्नाटे के बीच एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। खुली खिड़की से अंदर आती हवा के झोंके की आवाज। तभी उसके दिमाग में आया, मैंने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी है, तो खिड़की से हवा का ये झोंका। और उसने खिड़की की तरफ देखा, पर वो तो सचमुच बंद थी। और फिर उसकी डरी सहमी नजर रूम के भीतर कभी जमीन पर, तो कभी छत के पंखे पर, तो कभी बंद दरवाजे पर ठहरने लगी। और फिर उसे वही आवाज सुनाई देने लगी, आ जाओ, मैं तुम्हारी आत्मा को नर्क के काले गहरे अंधेरे में पहुंचाती हूँ। और फिर वही दिल दहला देने वाली हंसी के साथ दीवार पर सरकने की आवाज धीरे धीरे उस खौफनाक सन्नाटे में और तेज होने लगी। डर के मारे निखिल ने अपने दोनों हाथों से कान बंद कर लिए। आंख कस के बंद करके
अपनी गर्दन घुटने के भीतर छुपाए वो डर के मारे रोने लगा। सब कुछ उसकी बर्दाश्त के बाहर था, पर धीरे धीरे वो डरावनी आवाजें कम होने लगी और फिर एक बार सब कुछ शांत हो गया। धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कानों के ऊपर से हाथ हटाए। सन्नाटा, एक गहरा डरावना सन्नाटा उसके रूम के भीतर फैल गया था। इतना सन्नाटा कि सामने वाली दीवार पर टंगी उस घड़ी के कांटों की आवाज उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसे बेड की दूसरी तरफ किसी के होने का एहसास हुआ। उसने अपनी नजरें घुमाई तो बेड की दूसरी तरफ वही औरत बैठी थी। चलो, मैं तुम्हारी आत्मा को नर्क के काले गहरे अंधेरे में पहुंचाती हूँ। और दूसरे ही सेकंड में उसकी रूम के दरवाजे पर बाहर से किसने दस्तक दी। डर के मारे दौड़ता चिल्लाता हुआ वो आगे दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा खोलकर वो बाहर आया, पर मानो जैसे कोई उसका पीछा कर रहा था। दौड़ते हुए वे अपने घर से बाहर निकला। रात के करीब 1 बजे माँ पापा कार लेकर घर पहुंचे। घर का दरवाजा खुला ही था, पर घर में निखिल नहीं था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। पापा परेशान होकर शहर में गाड़ी लेकर ढूंढ रहे थे। उसी रात निखिल का चेहरा सुन्न पड़ा था, आंखें लाल हो गई थी। उसकी नजरों के सामने नेहा आ गई। उसी कुएं के पास दोनों खड़े थे। निखिल ने गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं। और उसने झट से नेहा को कुएं में ढकेल दिया। उस रात नेहा के सिर्फ चीखे गहरे अंधेरे कुएं से कुछ देर तक निखिल के कानों में गूंजती रही और फिर शांत हो गई। आज वो मंजर निखिल की आंखों के सामने आ गया, पर निखिल उसी कुएं में काली रस्सी के सहारे झूल रहा था। धीरे धीरे सब साफ दिखने लगा। निखिल के गले में लिपटी वो रस्सी नहीं थी, उसी औरत के काले घने बाल थे। वो औरत कुएं के ऊपर से जाने वाली इमली के पेड़ की टहनी पर पैरों को आगे पीछे झूलते बैठी थी। हवा के हल्के झोंकों से उसकी साड़ी का पल्लू आसमान में दूर तक लहरा रहा था। अपने लंबे नाखूनों से पेड़ की टहनी को हल्के हल्के सहलाते हुए वो बोलने लगी, तुमने एक मासूम की हत्या की है। चलो, मैं तुम्हारी आत्मा को नर्क के काले गहरे अंधेरे में पहुंचाती हूँ। और एक अजीब सी हंसी उस रात के वीरान से सन्नाटे में गूंजने लगी।